कि आप टोटल कितना पैसा मैनेज करते हो लोगों का? 1000 करोड़ के ऊपर का फंड्स है। तो आप बेसिकली स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कहलाए जा सकते हो। आम आदमी का पैसा स्टॉक मार्केट में पहली बार आना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। एक साल में 30 गुना 40 गुना स्टॉक्स हुए थे उस समय पे। 30 गुना 30 टाइम्स। सिलटेप एक स्टॉक है जिसमें हमारे दादाजी ने भी अच्छा पैसा कमाया था। वो दादाजी आज भी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी मैंने उस स्टॉक की वजह से करी थी। दादाजी कहते हैं कि मेरे बेटी की शादी मैंने हर्षद मेहता के एक शेयर के नाम पे कमाई है। कितना कमाते हो आप यूट्यूब से? जो यूट्यूब की कमाई है मेरी, मतलब अगर मेरी 10 कमाई है सपोज करते हैं या 5 कमाई है, तो उसमें से लोअर एंड में आती है कोई कमाई। आपको लगता है कि अभी इलेक्शन की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है? हाय आनंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई। आप पहले तो बताओ कि आप टोटल कितना पैसा मैनेज करते हो लोगों का? 1000 करोड़ के ऊपर का फंड्स है जो हम लोग मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट वेज में फॉर क्लाइंट्स। एंड ऑब्वियसली वो नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पापा है, पापा और मैं हम लोग साथ में मिलकर ये काम करते हैं। गॉट इट। तो आप बेसिकली स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट कहलाए जा सकते हो। नहीं, मैं स्टॉक मार्केट लर्नर कहलाया जा सकता हूँ एंड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल कहलाया जा सकता हूँ। एक्सपर्ट तो मेरे हिसाब से मार्केट का कोई है नहीं, सभी सीख रहे हैं हम लोग। आपने सीए किया है, सीएफए किया है, सीएफपी किया है, एलएलबी किया है, आपके 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। आप जितना अच्छा कर रहे हो एंड जो एकदम सोशल मीडिया से गाइड कर रहे हो लोगों को, दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। तो एक बात बताओ, अभी आप जैसे स्टॉक मार्केट में इतने टाइम से हो तो बहुत सारे लोगों को ये पूछना है, तो आपको लगता है कि अभी इलेक्शन की वजह से स्टॉक मार्केट में क्रैश आ सकता है? यार देख, क्या होता है क्रैश का ना, जब सबको लग रहा होता है ना तब आता नहीं है। मतलब इसकी सबसे ब्यूटी यही है कि वो उस समय आता है जब बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है और बहुत अनएक्सपेक्टेड वैल्यूएशंस पे होता है। आज के दिन जब हम जाके पिछले 5 साल के स्मॉल कैप के, मिड कैप के, लार्ज कैप के 5, 10, 15 साल के रिटर्न्स देखते हैं तो वो हायर साइड पे दिख रहे हैं, पर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनेंट नहीं है कि सब लोग को डरना चाहिए। हम लोग का डिस्कशन हो रहा था, एक इतनी बड़ी पोथी पढ़ के हमारे पास 1980 से लेके 2000 के शेयर्स पड़े थे जो आज के दिन जीरो हो गए, और उस समय कैसे पैसा कमाते थे वो भी मैं बताऊंगा थोड़े समय पे। कौन सी कंपनीज के शेयर्स? वो सारी खत्म हो चुकी है, जीरो, अनलिस्टेड हो चुकी है। और ऐसे ऐसे नाम थे कि उनको ये बोला जा रहा था कि अगले सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की यही बनने वाली है। वो ऐसी सारी कंपनीज थी। तो बोलते हैं ना कि आज के दिन जो मल्टी बैगर है वो कल, आज का ब्लू चिप कल का काउ चिप भी हो सकता है। सो यू नेवर नो। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि बस ये कंपनी कभी खत्म ही नहीं होगी। वक्त सबसे बड़ी चीज़ है ना, तो उस पर रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्रैशेस की बात करें तो सबसे पहले 1929 ग्रेट डिप्रेशन 1920 में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन से 1 महीने पहले उसका कारण स्टार्ट हुआ हो, कारण बहुत पहले स्टार्ट होता है। तो 1920 में क्या हुआ था, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए उनको ये सिस्टम समझ आया कि अगर हर बंदे के पास पैसा है और बहुत अच्छा पैसा है जिसको डिस्पोज कर सकते हैं, इनकम है, नॉर्मल सीए की मैथ्स होती है, किसी का खर्चा किसी की इनकम, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जिस भी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा उसी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इनकम होगी, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। कंजम्पशन छोड़ी जिस पे हम आज के दिन इंडिया में प्ले कर रहे हैं, वो वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट ने सोचा कि भाई बहुत लॉजिकल चीज़ है, और लॉजिकल थी भी सही। तो उन्होंने वहाँ पे पैसा सबके हाथ में पहुँचाना स्टार्ट किया कि सबको पैसा मिले। आप तो 1% में पैसा ले जाओ तो लोगे आप, ऑब्वियसली लेगा, हर कोई लेगा। तो इस तरीके से वहाँ पे वो पैसा बिल्ड होता गया और लोगों के पास पैसा आता गया। जब वो पैसा आता गया तो इवेंचुअली ऐसा हो गया कि हर किसी के पास बहुत पैसा हो चुका था। बेसिस अगर इकोनॉमिक्स में टर्म्स में देखोगे तो प्रेजेंट सही करने की सोच रहा था, पर ऐसी ऐसी चीज़ों में पैसा लगने लग गया जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं था। और बैंक का क्या फिलॉसफी होती है, बैंक सिंपल प्रिंसिपल में काम करता है। क्वेश्चन ने मेरे को 100 रुपया दिया तो 100 रुपये में मैंने थोड़ा सा अपना मार्जिन सेफ्टी रखा, आगे जाके पैसा लोन पे दे दिया। अगर कुशल के जैसे 1000 लोग ने मुझे पैसा दिया, 1000 के 1000 मेरे पास आज के दिन पैसा लेने आ गए, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। येस बैंक में भी ये हुआ था। येस बैंक में इंडिया में क्या हुआ था, सबसे मेन दिक्कत ये थी कि पैनिक क्रिएट हो गया था। हर कोई कह रहा था कि भाई मेरे को पैसा वापस दो मेरा, मैं निकला। मतलब जो ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, 25 साल तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ का प्रेसिडेंट का क्रैश होने के बाद भी ये व्यू था इसका सॉल्यूशन भी यही होगा कि और पैसा प्रिंट करो। क्योंकि वो पैसे प्रिंट करते जा रहे थे, ये डिप्रेशन आते निकलने में बहुत टाइम लग गया, वरना शायद हम पहले निकल जाते। तो ये हाल हुआ था 1929 का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया था वहाँ पे, कि इकोनॉमी से लेके स्टॉक मार्केट सब कुछ हो गया था। और ऐसा नहीं कि 1929 से पहले सिचुएशंस खराब थी, बहुत अमेजिंग थी। 1920 से लेके 29 जो 9 साल थे, क्रेजी मार्केट्स था। जितने भी वहाँ पे मार्केट्स थे, डब्बा मार्केट थे, अनऑफिशियल मार्केट थे, जितने भी मार्केट्स चल रहे थे सब में, अभी तो जो हम कहते हैं ना कि पैसा बन रहा है, पैसा बन नहीं रहा था। वहाँ पे पैसा ऐसा नहीं होता, ऊपर एक भगवान है, एक भूत बैठा है जो पैसा बरसा रहा है, वैसा हो रहा था। एक साल में 30 गुना 40 गुना स्टॉक्स हो रहे थे उस समय पे। ऐसा 30 गुना 30 टाइम्स। माय गॉड। और ये सेम सिचुएशन इंडिया में 1980s में होता था। आम निवेशक ने, जैसे हमारे दादाजी ने भी 1981 से काम करना स्टार्ट किया था, उस समय निवेशक पैसा कमाता कैसे था? 81 से लेके 90 के बीच में, rather 95 तक भी ना, सबसे मोटा पैसा कमता था आईपीओ मार्केट में।
आप सपोज करते हैं 100 रुपये की आपने एप्लीकेशन लगाई, उस पर 100 रुपये चिपक के मिलते थे। चिपक के मिलते थे मतलब आप पहले ही ग्रे मार्केट में आप बेच भी सकते हो। ग्रे मार्केट तो अनऑफिशियल मार्केट है, पर उस समय बहुत प्रेवलेंट था और इतने रेगुलेशंस, इतने कंप्लायंसेस नहीं थे और बहुत ओपनली काम होता था। सो सबसे मेन काम होता था आईपीओ मार्केट का। और आईपीओ का काम कैसे करते थे वहाँ पे लोग? फोन डायरी उठाई, आपने एक नाम से एप्लीकेशन लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, उस समय तो आईपीओ के साइज भी बहुत छोटे हुआ करते थे। तो नाम उठाया, सपोज पहला नाम आया अमन, ए अमन, बी अमन, सी अमन, डी अमन, एफ अमन, ऐसे करते हुए ए से जेड सारे अमन हो गए। ऐसे 26 एप्लीकेशन अमन के नाम से लगी। फिर अगला नाम उठाया, सारे के सारे बैंक अकाउंट, उस समय जिसका बैंक अकाउंट है उसका ही डीमैट होना जरूरी नहीं था। ये तो सब बाद में रूल्स आए, बाद में कंप्लाइंसेस आए, बाद में चीज़ें आई है, बाद में। अब आज के दिन हम प्रोसेस जहाँ पे खड़े हो वो एक बहुत स्मूथ प्रोसेस हो चुका है। तो उस समय एक सिंगल बैंक अकाउंट, उसके थ्रू सब में एप्लीकेशन लगाई, उसका पैसा आया, एप्लीकेशन आने से पहले आपने एप्लीकेशन भेज दी और इस तरीके से वहाँ पे मोटा पैसा कमाया जा रहा था। इस पैसा कमाने में मन्नू मानक, सबने नाम सुना है, सबने सीरीज देखी है, तो मन्नू मानक की स्टोरीज बहुत चलती थी। और मन्नू मानक को ना जो हर्षद मेहता सीरीज है उसमें मंदड़िया बताया है और सब ये मान रहे हैं कि वो एक बहुत बियर कार्टेल का था। देखो, हर्षद मेहता और मन्नू मानक की लड़ाई में मन्नू मानक बियर था, हर्षद मेहता बुल था, मान ली। ओवरऑल मन्नू मानक बियर था ही नहीं, वो भी तेजी करता था। सिलटेप एक स्टॉक है जिसमें हमारे दादाजी ने भी अच्छा पैसा कमाया था। वो दादाजी आज भी कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी मैंने उस स्टॉक की वजह से करी थी। उस स्टॉक में तेजी थी मन्नू मानक की। तो ऐसा नहीं कि वो तेजी नहीं करता था, वो तेजी भी करता था। पर वो मेन क्या है, उसका सबसे मेन काम मन्नू मानक का उस समय ये था कि वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका था अपने आप में 1985 के बाद में, कि भाई स्टॉक मार्केट में आप समझो वो एक वो है जो हुंडी पे पैसा नहीं चलता आजकल अपने मार्केट में, तो वो वहाँ समझ लो कि स्टॉक मार्केट की हुंडी चलाता था 1985 में। किसी को पैसा चाहिए तो उसके पास आता था। सपोज करते कोई कंपनी वाला पैसा लेके जा रहा है और अपनी खुद की कंपनी के शेयर बाय कर रहा है, तो मन्नू मानक को पता है कि अच्छा ये कंपनी के शेयर बाय कर रहा है तो उसके पास पैसा कम है, तो वो मन्नू मानक खुद अपने पीछे से ब्रोकर को कहता है कि ले बेच 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 बेच, फंसा 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 फंसा। सो सामने वाले से इंटरेस्ट भी ले रहा है, शेयर पे भी शॉर्ट करके पैसा कमा रहा है, क्योंकि सामने वाले की जेब बहुत छोटी है, ऐसे तो पैसा मांगने आया है, अगर जेब अच्छी होती तो पैसा नहीं मांगने आता। तो इस तरीके से सारे सीन चलते थे। मन्नू मानक सिर्फ अंबानी के सामने फंस गया था, मोटा भाई यानी कि हमारे बड़े मोटा भाई धीरू भाई अंबानी के सामने, वरना उसके अलावा सारी बेट्स उसने जीती है। और उसके बाद कैसे फंस गया था वो अंबानी के अगेंस्ट? अंबानी के अगेंस्ट में हुआ ये था कि उन्होंने रिलायंस को डिसाइड किया कि शॉर्ट मारेंगे। रिलायंस बहुत अच्छा चल रहा था, इशू प्राइस से डबल सा हो चुका था और बहुत स्टेबल स्टॉक था, पर मन्नू मानक की इच्छा हुई कि आप इसको शॉर्ट मारेंगे। मन्नू मानक ने डिसाइड किया कि मैं शॉर्ट मारूंगा रिलायंस। उन्होंने, उनके पूरे कार्टेल ने शॉर्ट मारना स्टार्ट किया रिलायंस को। और अंबानी ऑब्वियसली उसको पता लगा जैसे ही, तो उसने कहा कि यार अब कैसे रूट किया जाए, आज के दिन अभी हो तो हम कर नहीं सकते जो अंबानी ने उस समय किया। 2% पे परपेचुअली पैसा लेके आ गया अंबानी पैसा लेके आया। तो क्वेश्चन ये था कि भाई वो पैसा लेके कहाँ से आया। अब इसके बहुत सारी थ्योरीज है कि भाई उसने खुद की अपनी डमी सब्सिडी बना के वहाँ से पैसा रूट कराया, जो भी किया। अब मैं नहीं कहता कि उसने क्या किया, मैं कहता हूँ कि जब आप फंसते हो आप कैसे निकलते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उस निकलने के लिए आपने क्या किया, उस समय के रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो सही था। आज सही है गलत था हम उसमें क्वेश्चन ही नहीं करते, बट हमें मानना पड़ेगा वो ब्रिलियंट माइंड था धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी सर ने बाहर से पैसा लाया और परपेचुअल पैसा लाया, और इतना पैसा लाया कि जितने शॉर्टर्स थे सबके सब ट्रैप हुए। उस समय बदला चलता था। सपोज करते अभी क्या होता है, हमारी एक्सपायरी होती है, उस समय की एक्सपायरी थोड़ी अलग टाइप की होती थी कि भाई मंथली सपोज करते सौदा कट रहा है, मेरे को अगले महीने में रोल ओवर करना है, तो मेरे को इंटरेस्ट लगता था। इंटरेस्ट 1-1.5% तक लगता था, क्योंकि ये यूजुअल टर्म्स थी कि इतने में आपका रोल ओवर हो जाती थी पोजीशंस। रोल ओवर मतलब कि इस महीने से पोजीशन मैंने अगले महीने में शिफ्ट कर दी, और उस शिफ्ट करने के 1 महीने का जो इंटरेस्ट होता है वो आपको लग जाता था। यूजुअली बदला होता था, इस केस में उल्टा बदला हो गया। मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया उनको उल्टा बदला। यूजुअली परचेस करने वाला देगा ना कि यार इस महीने की जगह मैं वो अगले महीने परचेस कर लूंगा, तो मेरे को एक्स्ट्रा प्राइस पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे परचेस कर पाऊंगा। इसमें उल्टा बदला हो गया, बिकॉज इतने सारे लोगों ने शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट करने के बाद आपको वापस से शेयर्स देने होते थे। आज तो हमें इमीडिएटली सेटल करना पड़ता है, उस समय इमीडिएट सेटलमेंट नहीं था, आपको एक्सपायरी पे सेटल करने होते थे, पर एक्सपायरी पे सेटल तो करने पड़ेंगे। तो भाई सारे के सारे आए हमारे धीरू भाई अंबानी सर के पास कि भाई लाओ अब एक्सपायरी पे सेटल करो। उन्होंने कहा नहीं करता। अब जो 2% की रेट है उसमें 7, 8, 10, 12% तक कह दिया, मैं तो 12% लूंगा, रोल ओवर करना है, वरना लाओ मेरे शेयर। तुमने शॉर्ट कर रखा है ना, तुम्हारा शेयर नहीं है। शॉर्ट का मतलब ये होता है ना कि तुम्हारे पास शेयर थे इसलिए तुमने बेचा है, लाओ मेरे को शेयर दो, वरना मैं तो नहीं कर रहा। ऐसी हालत हो गई थी कि मन्नू मानक तक बैंकरप्ट तक होने की हालत हो गई थी। बट फिर ठीक है, उनका इंटरनल सेटलमेंट हो गया। और उस समय तो क्या होता था, कभी भी कोई ऐसी गड़बड़ होती ना, स्टॉक मार्केट बंद हो जाता था। कोई लफड़ा चल रहा है, बंद हो गया स्टॉक मार्केट, क्योंकि क्लोज नेट लोग थे जो मेन काम करते थे, तो बंद होना बहुत आम बात थी। होल्ट हो गया स्टॉक मार्केट, चलो नहीं हो रहा काम, एक बार सेटलमेंट हो जाए फिर होगा। तो चलो उनका सेटलमेंट हुआ, और उसके बाद दैट वाज द डे। उसके बाद कभी मन्नू मानक ने अंबानी साहब से पंगा नहीं लिया। उसके अलावा बाकी सारी कंपनी के शेयर्स
कांपते थे कि भाई कि मन्नू मानक पीछे नहीं पड़ जाए, मन्नू मानक पीछे पड़ गया तो मैं फंस जाऊंगा। और सिर्फ नहीं कि बेरिश साइड में, बुलिश साइड में भी उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेड्स बनाई है। सपोज करते हैं आप कंपनी इशू करवाना चाहते हो, अगर आप मेरी छत्र छाया में आ गए, मेरे को बोला कि भाई साहब आप ही करो, आप ही माई बाप हो, आपसे ही फंड्स लेंगे हम सारा, आपको भी इंटरेस्ट देंगे, आपको पहले ही बता देते हैं ये कंपनी है आप कर लो, और उन्होंने हाथ रख दिया, हाँ चल है, तो उसको बढ़ाते भी बहुत थे, वो बहुत कंपनियां बढ़ाई है, ऐसी ऐसी कंपनी। वो ज़्यादा लाइमलाइट में आके बोलते नहीं थे। हर्षद मेहता सर क्या थे, वो बोल जाते थे कि ये होगा, ऐसा होगा, नहीं वैसा होगा, मैंने लेक्सस ले ली, वो बोलते नहीं थे बट काम करते रहते थे। उनकी मोनोपोली बहुत अच्छी चल रही थी। और ऐसा नहीं कि उस समय करेक्शंस नहीं आए, 1987-88 में भी मार्केट एक बार घुसा था और बहुत अच्छा घुसा था, बट उस समय तक इतने लोगों के पास एक्सेस ही नहीं था मार्केट में कि हमें पता चले कि कोई मार्केट में करेक्शन हुआ है, तब तक नहीं था। फिर फाइनली एक छोटे से गांव का बच्चा आता है जिसका नाम हर्षद मेहता होता है, वो आता है और सारा सीन बदलता है, और एक्चुअल आम आदमी भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होना पहली बार स्टार्ट होता है। आम आदमी का पैसा स्टॉक मार्केट में पहली बार आना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। सब कुछ अच्छा चलता है। हर्षद मेहता हमें सभी को पता है बिकॉज हमने सबने स्कैम की सीरीज देख ली कि कैसे वो पैसा मैनिपुलेट करता था। हर्षद मेहता के बुल रन में लोगों ने पैसा कमाया, मतलब 80-85-90% लोगों ने पैसा छापा, और मैं इसलिए बिलीव कर रहा हूँ क्योंकि उस समय के रिटर्न्स, और हमें पता है कि कैसे हुई थी शादी, क्या हुई थी या क्या क्या हुआ था। तो जैसे मेरे दादाजी कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी मैंने हर्षद मेहता के एक शेयर के नाम पे कमाई है, ACC ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने कहा था 10,000 होगा, बर्थडे पे 10,000 गया, एक साल में 300-350 का शेयर 10,000 पहुंचा, फिर वो वहाँ से टूटने लग गया। अब आपको ये लग रहा है कि उसने 10,000 का 1 लाख भी होगा तो वो गलत बात होगी ना, आपको मानना चाहिए कि 10,000 था, टारगेट आ गया, आप निकलो। और इस तरीके से फिर हर्षद मेहता का बबल बर्स्ट होता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बार एकदम झटका हो जाता है। लोगों ने हर्षद मेहता के बोलने पे इतना विश्वास था कि लोन ले लेके पैसा लगा रखा था, तो मेन लोन वाले सारे बर्स्ट हुए। हमारे प्रिंसिपल है कि भाई लोन नहीं करो। और हर्षद मेहता का जब टाइम चल रहा था ना, जब वो क्रैश होता है, किसी को विश्वास नहीं था कि कोई मंदी होती भी है क्या। सभी समझते थे कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा डालो, आपका पैसा अगले दिन बढ़ जाएगा, 1 महीने बाद 10% के साथ आप ले जाओगे, 100 रुपये डालो, 110 रुपये 1 महीने बाद ले जाना, सबका ये मैकेनिज्म हो गया था। तो क्रैश की वो सिचुएशन होती है जब किसी को मंदी दिखती नहीं है। आपका ऑफिस बॉय भी बोले कि भाई ये शेयर ले लो भैया, आपका डबल हो जाएगा, मेरे को पता चला है, टिप आई है, तो आप समझो वो एक्सट्रीम सिचुएशन हो रही है। क्या आज के दिन वो एक्सट्रीम सिचुएशन है? नहीं है। क्या हर्षद मेहता के समय पे थी कि भाई 300 रुपये का स्टॉक 10,000 रुपये हो गया, ये होती है एक्सट्रीम सिचुएशन। 300 रुपये का स्टॉक 900 रुपये होना एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती। अभी क्या हुआ है, अभी इस बार के अभी तक बुल रन में 300 का माल 900 हुआ है। 10,000 होना एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, वो पैनिक की सिचुएशन होती है, जब एक्चुअली मार्केट क्रैश होता है, जब किसी को विश्वास नहीं होता, टूट सकता है। अगर कोई 300 का माल 10,000 हो गया तो आपको लगेगा कि क्या टूटेगा यार, अब क्या बचा है टूटने में, टूट जाएगा तो 9,000 हो जाएगा, क्या टूट जाएगा, पर फिर वो वहाँ से टूटता है। तो ये था हर्षद मेहता का स्कैम, जहाँ पे पागल हो चुके थे लोग। हर पान वाला से लेके हर नुक्कड़ का बंदा वहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते जा रहा था। रिपल इफेक्ट होता है, एक चीज़ टूटती है तो सारी की सारी टूटती रहती है। हर्षद मेहता खत्म हुआ, हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया कि इतने हज़ारों करोड़ का, फिगर हर जगह अलग दे रखे हैं, मैं फिगर की बात ही नहीं कर रहा कितने हज़ारों करोड़ का था। कुछ कह रहा था कि बैंकिंग स्कैम था, कुछ कह रहा था गवर्नमेंट स्कैम था, बट किसी भी इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। तो सेंटीमेंट खराब हुए तो सब अपना पैसा निकालने लगे तो स्टॉक मार्केट खत्म हो गया। और ऐसा नहीं कि लंबा टूटा, 1-1.5-2 साल टूटा और फिर एक नई बुल रन स्टार्ट हो चुका था। और वो बुल रन इंडिया से नहीं, यूएस मार्केट से स्टार्ट हुआ था। दैट वाज IT का बुल रन, .com बबल कहते हैं। ये 2000 की बात है ना? नहीं 2000 में तो क्रैश हुआ था। आई थिंक .com बबल 97, 98, 99 की बात है। 97, 98, 99 की बात है। और उस समय एक कंपनी थी यूएस में, मतलब आप सपोज एक कंपनी छोड़ो, कोई भी कंपनी यूएस में लिस्ट हो रही है, उसके आगे .com लिखा हुआ है, लिस्टिंग पे ही वो 10 गुना लिस्ट होती थी, अगले 1 महीने में डबल हो जाती थी, फिर अगले 6 महीने में ट्रिपल हो जाती थी। इस तरीके से स्टॉक्स भाग रहे थे, मतलब 100x वैल्यूएशन हो चुकी थी .com। बट इसका रीजन क्या था? मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूँ कि .com लगा दिया तो क्या 10x, मतलब पैसा इतना डाल कौन रहा है कि इसके प्राइसेस 10x 2x हर आदमी डाल रहा है, हर इंस्टीट्यूशन डाल रहा है, हर आदमी डाल रहा है, क्योंकि उस समय इंटरनेट एक नई चीज थी। आज के दिन AI एक नई चीज है। जैसे मेटावर्स आज नया है, तो वैसे तभी इंटरनेट। आज अगर बोलते कि मेटा की कंपनी है, मेटा का फ्यूचर होने वाला है, हम लगा रहे हैं। आज कोई EV की कंपनी आती है, हम लगा रहे हैं, पर आज थोड़ा सा सेंसिबली लगा रहे हैं क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है। उस समय तक लोगों को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, उनको लग रहा था इंटरनेट मैक्स बिग थिंग है, और वो एक्चुअली बना भी थिंग, बट वो इतनी बड़ी थिंग होगी कि 100 गुना या 1000 गुना स्टॉक हो जाए, दैट वॉज नॉट पॉसिबल। मतलब उस समय फिर ऐसी मैडनेस हो चुकी थी 97 से 99 में कि इंडिया की बात करता हूँ, चलो फॉरेन छोड़ो, एक बहुत बड़ी AMC, नाम नहीं लेंगे हम, वो अपना एक फंड लेके आती है IT का, म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो आगे जाके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब लॉजिकल है, मेरे पास फंड है, मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा, मैंने किसी कंपनी के शेयर बाय कर रखे, 10 रुपये में मेरा लिस्ट होता है कि भाई 10 रुपये में इसका NFO आया।
न्यू फंड ऑफर म्यूचुअल फंड में नया फंड आया। अब आप सोचो पहली दिन में जिस दिन वो ओपन होता है 10 रुपए का प्राइस 15 रुपए खुलता है, कैसे पॉसिबल है? नहीं समझे आप? 10 रुपए की उसकी एनएवी है, मतलब उसके जो अंदर स्टॉक्स है उसकी वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से एडजस्टेड है। नेट एसेट वैल्यू कि भाई मेरे म्यूचुअल फंड की आज के दिन वैल्यू क्या है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू डिफाइन होती है कि भाई उसके अंदर स्टॉक्स कितने हैं, स्टॉक्स कौन से, स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी मार्केट में है। जस्ट बिकॉज वो आईटी रिलेटेड था, कितनी इरेगुलरिटी थी मार्केट में कि वो आईटी का नाम होने की वजह से 10 रुपए का म्यूचुअल फंड 15 रुपए में निकलता है पहले दिन पे जैसे ही ओपन होता है। दिस वॉज क्रेज बिहाइंड कि हर कोई लेना चाहता है, दे दे। मतलब पीई के 400-500 पी पे प्राइस मिल रहा था। मतलब आप अगले 500 कर सकते हो 400-500 मतलब आज मैं कमा रहा हूँ 10 रुपए और मेरे शेयर का प्राइस चल रहा है 500 रुपए, मतलब 500 नहीं बल्कि 5,000 रुपए। 5,000 रुपए मतलब मेरा 500 टाइम मैं आज जो कमा रहा हूँ अगर 500 साल तक कमाता रहूंगा तब मेरी कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया है उसका पैसा एक्चुअली वर्थ इट होगा। तो इस वैल्यूएशन तक चले गया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बर्स्ट होना था। एक बार बर्स्ट होता है बबल तो सब ऊपर से बेचना स्टार्ट होते हैं, नीचे तक बेचते जाते। यूएस से स्टार्ट हुआ, इंडिया तक आया और फिर इंडिया में भी बर्स्ट हो चुका था। बट एक बात बताओ, ये जो अभी जैसे अपन उसकी भी बात करेंगे हाउसिंग बबल बस की 2008 का जो होता, बट उसके पहले ये जितने भी वैल्यूएशन बबल्स हुए और ये जब जो भी मतलब इंटरनेट कंपनीज भी है ये मतलब बर्स्ट एज इन अभी इतने ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो ये समझता कैसे कि अभी सेल करना है या तो बर्स्ट होने वाला है एंड ऑल? मतलब देखो बबल में आप कभी पता ही नहीं लगा सकते कि टॉप क्या है, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो आपके घर बार बिक जाएंगे। मतलब आपको लग रहा है एसी 300 रुपए का 1000 रुपए हो गया, बहुत बढ़ गया, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, इतना फोमो होगा कि आप मर जाओगे क्योंकि वो 1000 से 10,000 होने वाला है। तो बबल में आप बस कभी कर ही नहीं सकते। इस किसी भी बबल में स्पेशली अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में काम करते हो, सिंपल सा एक रूल फॉलो करो। अगर मेरा स्टॉक सपोज करते हैं हर साल में ट्रेल कर रहा हूँ या हर महीने ट्रेल कर रहा हूँ या मेरे प्राइस में मैं ट्रेल कर रहा हूँ, अगर कोई भी स्टॉक मेरा 10% का स्टॉप लॉस खा गया, कॉस्ट प्राइस के नीचे जा रहा है 10%, आपको एग्जिट करना है। अगर आपने सिंपल सा रूल फॉलो किया तो आप हमेशा एग्जिट कर जाओगे। सपोज करते हैं आपका 300 रुपए का स्टॉक लिया था, आपने वो 3000 पहुंच गया। अब आपको लग रहा है कि मेरे को 10% का 2700 हुआ, मेरे को थोड़ा लंबा देना है, लंबा दे दो क्योंकि आपके पास लंबा प्रॉफिट पड़ा है, आपके पास 300 रुपए का पड़ा है। अब 2000 का स्टॉप लॉस ले लो, पर वो स्टॉप लॉस फॉलो होना चाहिए। फिर वो टूट रहा है तो उस समय एवरेजिंग नहीं करनी। ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी ऐसी मिस्टेक्स करी है, बट दिस इज व्हाट इज मैथमेटिकली एंड फिजिक्स और मैथ्स जब आप मिलाते हो, कॉन्स प्रॉपर्ली मिलाते हो, तो ये रिजल्ट निकलता है कि ऐसा आप करोगे तो आप बच जाओगे करके। 2003 में तो ऐसा माहौल हो गया था क्योंकि 10 साल के रिटर्न जीरो थे। इंडिया के आज के दिन के जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपने आप को कंपाउंडिंग की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, उनका उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट मैगजीन में आर्टिकल आता है कि स्टॉक मार्केट खत्म है, स्टॉक मार्केट छोड़ दो, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होगा और कैसे भी नहीं हो रहा। अब वो वापस एक्सट्रीम हो गया। अभी उस समय एक्सट्रीम फियर था। हमारी बात करेंगे तो हमारे दादाजी भी काम करते थे, बट ऐसा फील हो गया था, ऐसा माहौल हो गया था कि हमने भी स्टॉक मार्केट के साइड में एक स्टोन्स की फैक्ट्री डाली थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट कुछ होता ही नहीं था। पापा कहते हैं कि उस समय क्या होता था, मैं जाता था ऑफिस, हम लोग के सारे, क्योंकि उस समय तो फिजिकल ब्रोकर के पास सब आते थे, तो हम लोग ब्रोकर थे, ब्रोकर के पास हमारे पास सब आते थे, एक मूवी चलाते थे दिन में और मूवी देखते थे, कचौरी मंगाते थे, कचौरी खाने का शौक था, कचौरी मंगाते थे और रसगुल्ला खाते थे और निकल जाते थे। बस ये दिन निकलता था और कुछ नहीं होता था, कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में, ना स्टॉक बढ़ रहा ना टूट रहा। अब जो है वही है, वैसा का वैसा चलते जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसा माहौल हो चुका था 2003 तक। पर फिर 2003 में स्टार्ट होता है बुल रन, जो 2007 तक चलता है, जो आप सब प्राइम क्राइसिस भी जानते हो जिसके बारे में। और 2008 में बाय द वे कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में आपको एक मौका चाहिए रहता है जिससे आप बड़े आदमी बन जाते हो। 2008 में क्या हुआ था, जिस समय सत्यम का भी बबल आया था, आपको पता होगा, सत्यम ने खुद ने मान लिया था कि भाई मैंने फ्रॉड किया है और मैं सारा जो स्कैम कर रहा था वो सब गलत था। सत्यम के क्रैश से पहले इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, आज के दिन 3 बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स है, उसमें से एक, वो आज भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा, तो उसके वन ऑफ द बिगेस्ट जो उसका मेन हेड करता था ना, उस हेड करता को एक 22 साल के आदमी ने, जो आज बहुत अच्छा नाम है इस कंप्लीट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स में और मनी मैनेजमेंट में, उसने अपने हेड से लेके सबको कन्विंस कर लिया कि भाई इसमें मेरे को रेड फ्लैग मिल रहा है। आई थिंक 3 से 4 महीने पहले उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई सत्य में कुछ गड़बड़ है, आप निकलो, अपन को निकलना, अपने को कुछ नहीं करना। वो 22 साल का बच्चा था, उसकी बात पे लोगों ने कर भी लिया। जब वो एक्चुअली होता है उसके बाद वो जाता है और मिलता भी है अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। जब उसको लोग देखते हो कहते वो हंसते हैं कि अच्छा तू बच्चा है, क्योंकि उसकी मुझे भी नहीं आती। 22 साल का बच्चा, आप समझो ना, एकदम मासूम सा बच्चा, और वो सब हंसते हैं उस पर। ही इज़ अ वेरी डिसेंट फ्रेंड। हम कल ही साथ में थे, इसलिए उसकी बात अभी हमारी हो भी रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे शेयर करता हूँ। नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो आज भी मार्केट में इन्वॉल्व है, और वो ही डजंट लाइक टू कम ऑन कैमरा, या वो कैमरा पे बात नहीं करेंगे, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल गाय जो बहुत अमेजिंग नॉलेज रखते हैं। आज भी इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है, एंड मैं जब भी मिलता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आप सोचो 22 साल के बच्चे का करियर बन गया था, उससे पहले उसको कोई जानता नहीं था,
सत्यम के क्रैश से पहले, और सत्यम के क्रैश के बाद हर इंस्टीट्यूशनल के बड़े क्लाइंट के मुंह पे रहता था कि भाई उससे मिलाओ और उसको पैसा देना है। इस हद तक कि उन्होंने जब 2011-12 में अपना जो मेन कंपनी थी उसको स्विच करके एक नई कंपनी में गए थे, हजारों लाखों करोड़ रुपए सिर्फ उस एक बच्चे के नाम पे शिफ्ट हो गए थे कि वो चल ले जा। 2003 से 2007 मदर ऑफ ऑल बुल रन, सबने पैसा कमाया। आपने विजय केडिया सर जैसे आज आप नाम भी उनका बहुत सुनते हो, उन्होंने उस समय के स्टॉक्स को 100x किया था। फिर 2008 में सब प्राइम क्राइसिस होता है कि भाई किसी ने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया और प्रॉपर्टी के प्राइसेस जब तक बढ़ रहे थे वो लोन साइकिल में चलते जा रहा था। जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइसेस बर्स्ट हुए तो वो सारा का सारा बबल टूट चुका था। मतलब आप एक के ऊपर लेयरिंग करते जाओ, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी लेके उसको रेंट पे दे रहे हो, पर जो रेंटल यील्ड्स थी वो इतनी कम हो गई, लोगों ने कहा कि भाई मेरा 2 करोड़ का लोन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, नहीं दिया जा रहा, मैं बैंकक्रप्ट ले जाता हूँ प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी ले जाएगा तो 1 करोड़ का तो लॉस हो गया बैंक को। दिस वाज सब प्राइम क्राइसिस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। एंड बिगेस्ट क्रैश, 60% तक कंपनी टूट गई, बैंड बच गई, एकदम हालत ख़राब हो गई। 2009 तक बाउंस बैक आता है, फिर वापस से मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर मार्केट वापस चलता है। इस तरीके से फिर मार्केट चलता रहता है। और ये 2008 में सब प्राइम क्राइसिस था, हाउसिंग बबल बस्ट हुआ, 2009 में सत्यम का स्कैंडल आता है। हाँ, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली वैल्यूएशन हो गए थे। फिर अगले 2 साल सिर्फ लार्ज कैप चलते हैं, स्मॉल कैप एकदम रुक जाता है। फिर कोविड का क्रैश आता है। कोविड का सबसे भयानक क्रैश होगा आपके हिसाब से इन ऑल द लास्ट 100? भयानक नहीं था, भयानक 2008 का था क्योंकि उस समय प्राइस में ज़्यादा टूटा था, बट फास्टेस्ट कोविड का था। जिस स्पीड से कोविड टूटा था उससे पहला हमने कभी नहीं देखा। 1929 से भी फास्टेस्ट क्रैश ये था। नंबर ऑफ डेज में परसेंटेज ऑफ फॉल अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना था ये 40-45% का करेक्शन था, पर वो 10-11 दिन में आ गया था। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था उस समय 2020 में। एग्जैक्ट डेट्स वगैरह तो मिस हो जाती है, बट मुद्दे की बात ये कि फास्टेस्ट फॉल इन दी हिस्ट्री, फास्टर देन 1929 क्रैश था कोविड का। इसलिए इसमें ज़्यादा दिक्कत आई थी या लोगों को बहुत पेन हुआ था। क्योंकि मुझे भी याद है, मैं ना सुबह रात में सोता था, सुबह उठता था, 100 रुपये लेकर सोया था, अभी 90 रह गए। फिर अगले दिन सुबह उठो, अल्ले 81 रह गए, अल्ले 80 रुपये रह गए, गया 10% मार्केट और दया 10% और ऐसा। मतलब सुबह उठने की इच्छा नहीं करती थी। मेरे को याद है, मैं उस समय ना जिस समय चल रहा था, मेरी जस्ट शादी हुई थी, हम लोग जस्ट घूम के आए थे, उसके बाद ये कोविड का कंप्लीट ड्रामा स्टार्ट हुआ था। मैं 11 बजे तक नहीं जाता था मैं ऑफिस में। क्या जाऊँ, जाती दिखेगा कि पैसा गया, फिर वही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स फ़ोन करेंगे, सब परेशान होंगे। बट फिर उस समय मैंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लिया था कि यार अगर घर बेच के भी निवेश करेंगे तो इतना पैसा आएगा कि घर की जगह 2 घर आएंगे। ये मेरे यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है वीडियोज़। और पहला बार मैंने जब ये चीज़ बोली थी, दैट वॉज 31 मार्च, एंड आई वॉज क्वाइट लकी कि एग्जैक्टली उसी दिन मार्केट का बॉटम भी बनता है 2 तारीख को, और 2 तारीख से मार्केट अप ट्रेंड में आ जाता है और फिर चलने स्टार्ट होता है। 23 मार्च को बॉटम बना था। बट वो बॉटम के बाद एक फर्स्ट बाउंस बैक आता है, बाउंस बैक का रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट उसको अंडरकट नहीं करता, पर वो एक आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट नियर दी बॉटम पे मेरा ये था कि आप लाइफ में इतना। मैं एक और डायलॉग बोला करता था मैं उस समय, आप चाहो तो वो डायलॉग एग्जैक्टली मिल भी जाएगा आपको वीडियो में, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो है विद डेट। उसमें बोला था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप वर्ल्ड टूर में जाओगे पूरी फैमिली को लेके, वो भी फ्री में। आपने यूट्यूब पे बोल दिया था? हाँ, तभी बोल दिया था कि भाई इतना कॉन्फिडेंस था। यार मैं सिर्फ डेटा का बंदा हूँ, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है, मेरे को डेटा क्रंचिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है। मेरे को ये लग रहा था या तो दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जीरो भी हो गया तो क्या हो गया, मैं तो हुई नहीं, दुनिया खत्म हो गई। अगर मैं हूँ नहीं, दुनिया खत्म हो गई तो क्या, बट अगर दुनिया खत्म नहीं हुई तो क्या, तब मार्केट ऐसा बढ़ेगा कि लोगों ने देखी नहीं होगी ये रैली। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब 12,000 तक निफ्टी गया था ना, उस समय भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत तेजी हो गई है, बहुत ये हो गया। पर जब 12,000 पे गया था उस समय भी यूट्यूब पे मैंने आके एक बार कहा था कि हम चल इंट्राडे की बात करते हो, ठीक है, पर ये 12,000 पे रुकने वाली रैली नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा डीप क्रंच आया है, मतलब उससे पहले मार्केट में हुआ क्या था यार। 2015 से 2019 तक इंडियन मार्केट रोता ही रहा है कि साला कभी जीएसटी आ गया, कभी तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन आ गया, कभी सरकार चेंज हो गई, कभी कुछ हो गया, नहीं कभी कुछ हो गया। हर बार मार्केट रोता जा रहा है, कभी डेटा सही नहीं आया, तो मार्केट को कभी चलने का मौका ही नहीं मिला था। 2010 से लेकर 2020 में यूएस मार्केट आउट परफॉर्म करा था और इंडियन मार्केट एकदम खराब। मतलब आप आउट परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस ऑफ द डेकेड, पूरे डेकेड का सबसे आउट परफॉर्मर था यूएस मार्केट। बट जब ऐसा होता है तो अगली बार में इमर्जिंग मार्केट का समय आता है। दैट इज आई वाज बुलिश कि यार इमर्जिंग मार्केट में आज के दिन बचा क्या है। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे, भाई अपन पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं ना, तो पाकिस्तान में तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे। चाइना पता ही नहीं, वहाँ के सबसे रिचेस्ट आदमी को कभी उठा के ले आते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, वो गायब हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता, नहीं कर सकते। बांग्लादेश श्रीलंका में करोगे, तुम्हारे पास इमर्जिंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के नाम पे गिनती की 1-2 कंट्रीज बचती है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया में पैसा आना वॉज एविडेंट। तो इसकी वजह से वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बन रही थी। बट उस समय भी कोविड का तो एक एक्स्ट्रावेगेंट सिचुएशन थी, उससे पहले वैल्यूएशन एक्स्ट्रा नहीं थी। लेट मी बी वेरी ट्रू, ये इकलौता समय था कि भाई ऐसी न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से मार्केट टूटा था।
और वो वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही थी कि भाई वर्ल्ड खत्म हो सकता है। इसमें बेसिकली बबल कुछ नहीं था इस समय। मार्केट की वैल्यूएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि मार्केट, अगर आप स्मॉल कैप की बात करोगे तो 2018 से स्मॉल कैप ऑलरेडी टूटे हुए थे। अगर आप 2020 में जाके कोविड के क्रैश से पहले भी स्मॉल कैप के 5 साल के 3 साल के रिटर्न देखोगे तो कोई अच्छे नहीं थे। 5% 6% ऐसे रिटर्न चल रहे थे। सब परेशान थे कि यार स्मॉल कैप हटाओ, हमारे तो लार्ज कैप में डाल दो। जो आज निवेशक मर रहा है कि भाई मेरे को सब कुछ स्मॉल कैप में डालना है, उस समय रो रहा था कि स्मॉल कैप कोई होता है क्या, ये टिट्टर बिट्टर कंपनीज है, सब कचरा है, सब हटाओ, हमें तो ये चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन ज़्यादा थी, पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। इसी की वजह से पैनिक ज़्यादा हुआ, क्योंकि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कोई आदमी कि भाई कोविड की वजह से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। सबको ही लग रहा था अच्छा सर्दी जुकाम है, चल कुछ हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट वो इतनी जल्दी फॉल हुआ। बट गुड पार्ट इज जितनी जल्दी नीचे गया उतनी जल्दी ऊपर भी आ गया, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे। अब आज जब हम यहाँ पे खड़े हैं, आज के दिन क्या है, उन सब लोगों को मार्केट में क्रैश लग रहा है जिनके पास माल नहीं है ना, वो क्या एक बार टूट जाए, मम्मी कसम पापा कसम सारा माल बेच के लगा दूंगा। बट मार्केट कभी भी आपको कंफर्टेबल वैल्यूएशन नहीं देगा। जैसे अभी हम इलेक्शन से पहले शूट कर रहे हैं, सो इलेक्शन से पहले सपोज करते हैं मार्केट 10% टूट जाता है, आप भी इन्वेस्ट करोगे तो मार्केट नहीं टूटेगा, लॉजिकल चीज़ है। मतलब मेजॉरिटी केसेस पे नहीं टूटेगा। मैं कोई टिप नहीं दे रहा, कोई एडवाइस नहीं दे रहा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर ये थोड़े समय बाद वीडियो जाएगा, तो ये कोई टिप एडवाइस नहीं है। पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मार्केट आपको कंफर्ट होने नहीं देगा, चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग की साइड में हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट की साइड हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट की साइड में। और अगर आपको कंफर्ट कर दिया मतलब वो गया, मतलब आपको लग रहा है कि 10% टूटा, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ यार, ये तो मौका ही बन रहा है, तो फिर वो 10 नहीं, फिर वो 15-20 ही जाएगा। आपको एक बार फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस मार्केट देगा बड़ा पैसा कमाने से पहले। लाइफ आपको हर बार टेस्ट करती है बड़ा कुछ देने से पहले। मेरे को हर बार लाइफ ने टेस्ट किया है, कुछ भी लाइफ में बड़ा मिलने से पहले। स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक लाइफ, वो आपको पहले टेस्ट करेगी कि क्या इसको मेरे को पैसा देना है। जिसका जितना बड़ा टेस्ट उसको उतना बड़ा पैसा। 2020 में जो भी रिसेंट था बहुत बड़ा टेस्ट था, 7,500 निफ्टी आ चुका है, सब मर रहे हैं, सब डर रहे हैं, घर में बैड न्यूज़ आ रही है, पड़ोसी में कुछ ना कुछ होता जा रहा है। सबसे बड़ा टेस्ट, जिसने पैसा लगाया उसको सबसे बड़ा रिवॉर्ड। जितना बड़ा टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड, बट वो टेस्ट में पास करना और डिफिकल्ट समय निकलना। तो आपको लगता है कि ये पेशेंस नहीं है लोगों में, इसलिए बहुत लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं? नहीं, पेशेंस है यार। इस बार जो पैसा कमाया है इस रैली में, रिटेलर्स ने बहुत अच्छा कमाया पैसा। एफआईएस ने इस बार इतना पैसा नहीं कमाया जितना रिटेलर्स ने कमाया। और पहली बार अभी जस्ट जो एक डेटा आया था, आई डोंट नो ये सही है या गलत, मैंने भी ट्विटर पे पढ़ा था कि एफआईएस का जितना इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहली बार डीआईएस का गया है। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, म्यूचुअल फंड्स का, इन सब का पहुंचा है, सब कुछ को मिला दूं तो मैं। सो आई थिंक रिटेलर्स ने पैसा कमाया। और देखो एफएनओ करते लोग वो नहीं कमा रहे, वो एक अलग सिनेरियो हो गया। पर क्या नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं कमा रहा? बहुत रेयर सिचुएशन होगी जब तक वो कोई गलती नहीं कर दे। मतलब आपको गलती करोगे तो मिस्टेक लगेगी, बट ठीक है। एफएनओ में भी यार स्किल की वैल्यू है। अब स्किल कमाने के लिए या तो देखो, स्किल कमाने के लिए टाइम देना पड़ेगा, या तो आप टाइम देके स्किल लो, वरना पैसे देके स्किल लो। पैसे कैसे? आप स्टॉक मार्केट में जाओगे, आपको लॉसेस लगेगा, आपको स्किल मिलेगा, फिर अगली बार आओगे यू विल बी अ बेटर ट्रेडर। तो इट टेक्स टाइम, बट आप समझो एक बार स्किल आ गया, कितने साल कमाओगे आप बैठ के? जीवन भर। आप 60 साल पर रिटायर होगे, उसके बाद भी ये स्किल काम आएगा। तो वो स्किल कमाने के लिए आपको 3-4 साल तो देने पड़ेंगे ना। बट फिर अभी जैसे कहा जाता है कि ओनली 10% ऑफ द ट्रेडर्स मेक प्रॉफिट, 90% सब जगह ही होता है। इसका हुआ बना रखा है। कहाँ आज के दिन इंडिया की टोटल नेटवर्थ का 85-90% टॉप 10% के पास है। रोलो फिर आप, इट इज रूल ऑफ लाइफ। यूएस में जो वेल्थ है उसका मेजॉरिटी 80% टॉप 10% के पास है। इट इज रूल ऑफ लाइफ की मेजॉरिटी पैसा टॉप वाले कमाएंगे। अब आप उस टॉप में कैसे आ सकते हो? दैट इज दी की। आप क्लास में आते हो, टॉप 10 रैंक आती ना, आप तो क्लास में तो नहीं रहे कि टॉप 10 को तो रैंक दे दी, मेरे को क्यों नहीं दी? क्योंकि इट इज रूल ऑफ लाइफ कि टॉप 10% को ज़्यादा मिलेगा, टॉप 5% को। और यूट्यूब में काम करते हैं लोग कि आप आज के दिन हर कोई पागल हो रहा है, हर कोई वीडियो बना के डाल रहा है कि यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं। कौन कमा रहा है? टॉप 10%। क्या नीचे वाले कमा रहे हैं? उनसे जाके पूछो क्या हालत है। इनफैक्ट डेटा भी आया था ना, 8 करोड़ क्रिएटर्स है और बस 1.5 लाख क्रिएटर्स पैसा कमा रहे हैं। 1.5 लाख भी ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। टॉप 50,000 25,000 लोग इंजॉय कर रहे हैं, वही मेजॉरिटी पैसा रख रहे हैं। 90% पैसा इंडिया के टॉप 2,000 क्रिएटर, 1,000 क्रिएटर बना रहे होंगे। जितना जैसे अनंत लड्ढा और वो सब। यार आई एम नॉट अ क्रिएटर दैट बिग अ क्रिएटर यार। और बल्कि फाइनेंस में तो ये तो बहुत ही मॉडेस्ट स्टोरी है। अभी 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और बोल रहे हो आई एम नॉट अ क्रिएटर। यार 4 मिलियन की फैमिली हो ना, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट देखो व्यूज किसके पास आते हैं? मैं कॉमेडी वीडियोस बना रहा होता और मेरे पास सेम होते तो मेरे शायद व्यूज 10 गुना होते। सो स्टॉक मार्केट अभी तक सेलिब्रेट उस लेवल तक नहीं किया जाता इंडिया में जितना बाकी चीज़ें करी जाती है। टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और बहुत अच्छे से आएगा, बट इट विल टेक टाइम। जैसे बिजनेस पॉडकास्ट को पहले सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, फाइनली सेलिब्रेट किया जा रहा है।
इवेंचुअली देयर बी टाइम जहाँ पे स्टॉक मार्केट को सेलिब्रेट किया जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे को नहीं लगता। सो मेरे भी नंबर्स बहुत अच्छे होंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यूट्यूब से नहीं कमाता, मैं अच्छा कमाता हूँ, आई एम डिसेंट इनफ, बट कितना कमाते हो आप यूट्यूब से? यार यूट्यूब मना करता है मत बताओ, इसलिए मैं नहीं बता रहा, वरना मैंने ऑफ कैमरा आपको बता ही दिया फिगर, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और जो है फिगर वो है ना सर। बट जो यूट्यूब की कमाई है मेरी, वो मेरी टोटल कमाई का वन ऑफ दी, मतलब अगर मेरी 10 कमाई है सपोज करते हैं, या 5 कमाई, तो उसमें से लोअर एंड में आती है कोई कमाई, तो मैं इस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। कल को आप मेरा यूट्यूब हटा दो, डिमोनेटाइज कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो पैसे आते हुए किसी को बुरे नहीं लगते, मैं ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूँ कि उससे बेटर बिजनेस मेरे पास आज के दिन अवेलेबल है, उससे बेटर स्किल्स मेरे पास अवेलेबल है। अब वो नंबर्स बोलोगे तो नंबर्स मैंने आपको वैसे भी बोला, मैं नहीं बोलूँगा, बट मेरी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। किसी को बहुत इंटरेस्ट है कि ये फेक रहा है, ये सही है, नहीं है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे 100, 150, 200 रुपये लेते हैं, आप देख लो डेटा जाके कि मैं कितना स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग से कमा रहा नहीं कमा रहा। पिछले 1 साल का डेटा अवेलेबल है, 2 साल का डेटा अवेलेबल है, दोनों साल क्या प्रॉफिटेबल था नहीं था। पर्सनल नाम पे आप नहीं जा सकते। पर्सनल नाम अगर वैसे देखा जाए तो मैं पिछले, हमने जो भी कमाया एज अ फैमिली, हम लोग ने स्टॉक मार्केट से कमाया, गंवाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं गंवाया, ऑब्वियसली गंवाया है, कुछ साल गंवाया भी होगा, बट ओवरऑल आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट से ही पैसा आ रहा है हमारे पास, जो हम कमा पा रहे हैं। पर फिर सिर्फ आप स्टॉक मार्केट क्यों नहीं करते, बाकी क्यों नहीं करते? यार अगर किसी चीज़ में मेरे को समझ आती है थोड़ी बहुत चीज़ें, तो मैं उसके अराउंड बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ। मेरा मेन पर्पस स्टार्ट होता है फाइनेंशियल लिटरेसी से, उसके बाद लोगों को विश्वास हुआ तो हम एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन काम करने लगे, लोगों को मदद कर रहे हैं। और आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। सपोज करते हैं जैसे हम फंड्स मैनेज करते हैं, आज के दिन आई थिंक 500+ लोग ऐसे होंगे जिनके पास 50 लाख से ऊपर का कॉर्पस हम मैनेज कर रहे हैं 500+ लोगों के लिए। और इस 500 में से आई डाउट कि 10% भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनिशियली हमें 50 लाख का कॉर्पस दिया होगा। किसी ने नहीं दिया, सबने सिर्फ SIP स्टार्ट करी थी, और उन्होंने मेरे साथ पिछले 7 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल की ये जर्नी जीते हुए वो उस कॉर्पस तक पहुंचे हैं। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं किसी HNI इन्वेस्टर का नहीं हूँ कि मैं सिर्फ HNI मैनेज करता हूँ। HNIs भी है, पर वो बहुत लिमिटेड नंबर है। ऐसा नहीं मैं सिर्फ HNI का ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनको ही, और इसलिए आपका नंबर बड़ा होगा। HNI को कैसे डिफाइन करते हो आप? मतलब जिसने 1 करोड़ के ऊपर दिया मिनिमम, उसको आप कह सकते हो कि चलो HNI था कि उसने 1 करोड़ के ऊपर दिया, क्योंकि इवेंचुअली आप मानोगे कि उसका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 5 करोड़ या 10 करोड़ का हो जाएगा, वो आपके लिए HNI हो गया। तो मेरे पास भी है ऐसे क्लाइंट, पर वो क्लाइंट डेवलप हुए हैं, उनका पैसा बना है धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हुए। किसी ने 2018 में स्टार्ट किया था, 2020 के क्रैश में उन्होंने टॉपअप किया, टॉपअप करके फिर पैसा बना, फिर वो SIP चली है 7 साल, तब वो पहुंचे 50 लाख के ऊपर के कॉर्पस तक। सो आई फील वेरी प्राउड जब मैं ये डेटा देखता हूँ कि मैंने, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपए किसी ने दिया था और मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 500 लोग ऐसे हैं जो 50 लाख के ऊपर के हैं या 1 करोड़ के ऊपर के हैं, नहीं है ऐसे। वो उन्होंने स्टार्ट किया था 50,000 की SIP, 25,000 की, किसी ने 1 लाख की SIP, किसी ने 75,000 की SIP, किसी ने 15,000 की SIP से स्टार्ट किया, फिर उसका कुछ ऐसा लाइफ में जंप लिया। बड़ा पैसा, देखो पैसा आप जितना आप डालोगे मूल, उतना ही आपको वापस मिलेगा। आप ही समझो मैं डालूंगा 500 रुपये की SIP और मेरे को, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो 40 साल लगेंगे, फिर बनोगे तब भी, पर 40 साल लगेंगे। अब बोलो टाइम नहीं देना मेरे को 40 साल का, तो पैसा ज़्यादा डालो। पैसा ज़्यादा डालने के लिए स्किल बनाओ, स्किल बनाने के लिए आपको अपनी इनकम चाहिएगी। तो इट्स अ साइकिल। इट्स वेरी फैंसी टू से कि 500 रुपये से आपके 15,000 रुपये की SIP 15 साल 15% के लिए आपके 10 करोड़ कॉर्पस बनता है, 1 करोड़ कॉर्पस बनता है, और 15 साल की SIP 15% से 30 साल के लिए आपका 10 करोड़ का कॉर्पस बनता है। इट्स वेरी फैंसी टू से, और सही नंबर है। पर आप 15 साल बाद बोलोगे अरे मेरी 1 करोड़ की वैल्यू तो आज के टाइम पे 20 लाख की रहेगी, अब मैं क्या करूं? उसके लिए आपको अपना स्किल डेवलप करना है, स्किल पे फोकस करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट करते वक्त काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आपको डिफाइन करने होते हैं। कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, कितने परसेंटेज से कर रहे हो, कितने समय के लिए कर रहे हो, सब कुछ आप चेंज कर दो। बस जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ना, उसको मत बढ़ाओ। कितना रखना चाहिए आपके हिसाब से? 12-13% रीजनेबल है। 15-18% तक उम्मीद है मुझे आपको मिलेगा, पर एक्सपेक्टेशंस लोअर की रखो। ज़्यादा कॉर्पस तक पहुंच गया तो कोई मना नहीं कर रहा ना। मेरा 1 करोड़ का टारगेट था, मेरे पास 1.5 करोड़ हो गया, उस सेम टारगेट के लिए मैं लेविशली स्पेंड करूंगा। 12-13% के टारगेट से मत रखो ज़्यादा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, और 7 साल से ऊपर का टाइम होराइजन रखो। राइट, वेरी ब्रिलियंट पीस ऑफ एडवाइस। तो आपने जैसे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की भी बात की थी, सो यू स्पोक अबाउट मनु मानिक, हर्षद मेहता, केतन पारेख एंड ऑल। बाय एनी चांस लाइक आपके फैमिली में से वगैरह आप लाइक किसी को पहचानते थे, उनसे इंटरेक्शन वगैरह कुछ हुए थे? यार अभी रिसेंट के जो है बड़े लोग, उन सबसे टचवुड थोड़ा बहुत कनेक्ट है। चाहे कुछ हम पॉडकास्ट भी डालते रहते हैं आज के, चाहे CEOs हो, चाहे फंड मैनेजर्स हो, इन सब के साथ। सो व्हाट हैव यू लर्नड एंड हु इज योर रोल मॉडल इन दिस? यार रोल मॉडल मेरे लिए है, सबसे बड़े रोल मॉडल है आशीष सोमैया सर, बिकॉज ही वाज एक्स CEO ऑफ मोतीलाल ओसवाल, प्रेजेंट CEO ऑफ वाइट ओक कैपिटल। सेकेंड इज निमिष शाह सर ऑफ ICICI म्यूचुअल फंड।
अब ये रोल मॉडल क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस एक्यूमेन या वो बिजनेस कैसा करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड पर्सन. मतलब जब मैं 2016 में मेरे को कोई भी नहीं पूछता था, मैंने रैंडमली आशीष सोमैया सर को मैसेज डाला था कि सर मैं ऐसा एक बच्चा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मिलोगे क्या? उन्होंने कहा आजा. मैं कहा कब आना है? बोले सैटरडे को आजा. मैंने कहा ठीक है यार, नहीं करेंगे टाइम पास, चले जाएंगे सैटरडे को मिलने. मैं सैटरडे फ्राइडे इवनिंग मैसेज डालता कि सर कहाँ मिले? कहा क्लब ही आजा, बैंड्रा क्लब जाते हैं. उस समय मैं एक बहुत नॉर्मल लाइफ जीता था मुंबई में. बैंड्रा क्लब जाना वॉज अ बिग थिंग, इट वॉज अ लग्जरी फॉर मी. जिस तरीके की मैं लाइफ उस समय रह रहा था, दैट वॉज वेरी नॉमिनल. बहुत सिंपल सा हम चला इधर से उधर भागते थे, लोकल में भागा करते थे. लोकल में भी भागा क्या, एक स्टेशन पैदल चल के चल जाते थे कई बार कि भाई पैसे बचेंगे. मैं नॉट बिकॉज कि पैसे कम थे या फैमिली वैसी थी, जस्ट बिकॉज कि खुद के ऊपर ये लगता था कि अरे यार घर से पैसे आ रहे हैं और कितने मंगाए नहीं मंगाने यार, और खर्चे बहुत हो रहे हैं. क्योंकि कल्चर ईवाई में हमारा थोड़ा सा पार्टी का था तो वहाँ पे भी खर्चे होते थे. तो कई बार हम ऐसे बचाते थे खर्चे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते थे. बट बैंड्रा क्लब जाना वो लग्जरी की भाई बैंड्रा क्लब लाया भाई को. वहाँ पे गए, वहाँ पे मिले, 2 घंटे तक बात करें. मैं सिर्फ ये सोचा था आदमी मिल क्यों रहा है मुझसे. बात बहुत अच्छी बात करी होगी उन्होंने मेरे से. क्या एज था आपका तभी? आई वॉज दिस इज 2016 यार. हाँ 16 की बात कर रहा हूँ, आज से करीब 8 साल पहले. 22 साल के हो गए. 21-22 साल. मेरे से मिल रहे, 2 घंटे तक बात करी, मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने. क्योंकि मैं सिर्फ ये सोचा था ये आदमी मेरे से मिल क्यों रहा है. ही इज CEO ऑफ मोतीलाल ओसवाल, ये मेरे से मिल क्यों रहा है. मैं बस ये सोचता रहा. बाद में रियलाइज हुआ कि ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी, कि भाई चल हेल्प करते देखते हैं अच्छा होता है नहीं होता, इसका क्या है, हेल्प करते हैं. ऐसे बंदे की हेल्प करनी है जिससे उनको कुछ भी नहीं मिल सकता आज के दिन. दिस आई लर्न फ्रॉम हिम. इसी तरीके से सेकंड पर्सन जो मुझसे मिले थे उस समय, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको मैंने मैसेज डाला था, इसके अलावा सब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मैसेज डाला था, कोई नहीं मिला था. फर्स्ट वॉज आशीष सोमैया सर, सेकंड वॉज निमेश शाह सर. निमेश शाह सर ने मेरे को फिर बताया, उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया था फाइनेंशियल लिटरेसी ऑब्जेक्टिव इन Tier 2 टाउन के लिए. उनका भी रोल था. कुछ लाइफ में इंसिडेंट भी हुए थे कि एक कंपनी बंद हो गई थी, उसके बारे में मैंने कई बार बात कर रखी है, एक पर्सन के बारे में जिसने मेरे को इन्फ्लुएंस किया था. पर आइडिया फॉर्मुलेट करने में निमेश शाह सर ने बहुत हेल्प करी थी. एंड हिज वेरी सिंपल रूल इज, निमेश शाह सर से मैं क्या सीखता हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है. पैसा वापस भी मिलना चाहिए मेरे को. मूल इन्वेस्टर इंडिया में रिस्क एवर्स नहीं है, लॉस एवर्स है. उसको रिस्क चलेगा, लॉस नहीं चलेगा. अब रिस्क और लॉस में क्या फ़र्क होता है? आपका 12% का टारगेट का रिटर्न है, आपको 15% रिटर्न मिल रहा है, वो भी रिस्क है. आपका जो टारगेट है उस पर आप नहीं मीट कर पा रहे, दैट इज रिस्क. रिस्क से दिक्कत नहीं है, लॉस से दिक्कत है. 1 लाख रुपए निवेश किया है, 99,000 हो गया, उससे दिक्कत है. सो ये बहुत बेसिक मेरे जो, मैंने उनके साथ इंटर्नशिप भी करी. मैं निमेश शाह सर के ऑफिस में उनके सारे फंड मैनेजर्स के साथ, सबको कैसे कौन काम करता है, कैसे फंड मैनेजिंग का काम होता है, उसमें ऑलमोस्ट मैं 45 डेज़ की वहाँ पे इंटर्नशिप करके आया था. सो उस समय मैंने बहुत कुछ सीखा. तो ही हेल्प मी अ लॉट. आशीष सर से भी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होता है, किस तरीके से स्मॉल कैप्स पे आपको बेट लेनी होती है. मतलब ही लव स्मॉल कैप. जैसे निमेश शाह सर इज कंपेरेटिवली डिफेंसिव, आशीष सोमैया सर इज एग्रेसिव गाय. वो खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट जब भी हम उनसे बात करते हैं, जैसे मैंने ना 8 मई 2020 को आशीष सर के साथ शो किया था अपने पॉडकास्ट के लिए. उस समय ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था उनके साथ रिकॉर्ड करके, और डिजिटल वीडियो था. उस समय भी उन्होंने कहा था कि जिसको लग रहा है कि पिछले 1 महीने की तेजी बहुत ज़्यादा है, अगले 1 साल में आप रोगे अगर आप आज आपने इन्वेस्ट नहीं किया. तो और इन्वेस्टमेंट मतलब SIP नहीं होता, लमसम होता है आज के दिन. उस समय पे भी क्योंकि रैली हो चुकी थी, लोग बेच रहे थे कि चल एक बार एग्जिट करो बाद में देखेंगे. उस समय वैसा उनका था. तो ही वॉज वेरी एग्रेसिव एंड वेरी क्लियर इन हिज थॉट्स. तो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है. दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है, बट सीखने को बहुत कुछ मिला. मेरे पापा से बहुत सीखता हूँ, बिकॉज पापा ने मेरे को सिखाया है कि कैसे टेप रीडिंग होती है, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट होते हैं, स्टॉक्स का प्रोसेस क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट्स के लिए कैसे आपको उनकी प्रति एक. मैं सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, सबसे इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, बट सबसे केयरिंग हूँ. मेरे को सिखाया गया है कि तुम्हें केयर करनी है किसी और के पैसे के. अगर तुम्हारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस ले रहा है, तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है, तो आपको केयर करनी है. उसके साथ कभी गलत नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम अपने इंटरेस्ट के लिए उसके लिए गलत कर रहे हो. कुछ छोटे छोटे प्रिंसिपल्स. एंड एनी स्पेसिफिक US इन्वेस्टर यू एडमायर अ लॉट? यार इंडिया में ही इतने हैं कि आई थिंक वहाँ उन्हीं से सीख लेते तो बेटर होता है. वॉरेन बफेट का आप नाम सुनना चाह रहे होंगे, बट मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता. और उनकी स्टाइल थोड़ी अलग है. दैट इज़ इमोशनली वेरी डिफिकल्ट स्टाइल. कि भाई वो 20 साल तक 1999 में उनको बोल दिया था कि तुम खत्म हो जाओगे, बिकॉज वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे, IT स्टॉक्स में निवेश नहीं कर रहे थे. मेरे पास वो पेशेंस नहीं है कि 10 साल तक अंडर परफॉर्म करके भी मैं आराम से पॉपकॉर्न खाऊं, बिकॉज आई थिंक ही वॉज सुपर गाय और मैं इतना सुपर नहीं. तो उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मेरी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से थोड़ी अलग है. मैं वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल को यूज़ करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपके पास 10 साल तक निवेश करने का माइंडसेट रह सकता है, स्टॉक्स में नहीं. सो
इंडिया वाले इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे हैं। विजय केडिया सर, आई लव हिम, क्या स्मॉल कैप और पकड़ते हैं वो। रामदेव सर, क्या कन्विक्शन से बात करते हैं बंदे, क्या कंपाउंडिंग पे बात करते हैं, आई लव हिम फॉर दैट। नीलेश शाह सर, महाभारत से क्या जोड़ते हैं सारे के सारे बातें, उनको महाभारत बहुत पसंद है कि कृष्णा कैसे था, अर्जुन कैसा था, फोकस कैसा था, दुर्योधन कैसे भटक जाता था, कैसे उन्होंने रॉन्ग एडवाइजर चूज़ किया तो फंस गए, तो उनकी वो स्टोरीज बहुत कनेक्ट करती है लॉजिकली। वी हैड द प्रिविलेज टू होस्ट नीलेश शाह सर कपल ऑफ वीक्स बैक, तो उन्होंने Amazing. काफ़ी ये सब पॉडकास्ट में बताया था। हाँ, बहुत मज़ा आया था। लव इट। उनकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है बाय द वे, मतलब I know, फ्रॉम I वेरी know, हम्बल I know, बिगिनिंग्स, I know. काफ़ी इंस्पायरिंग था। थैंक यू सो मच अनंत फॉर योर टाइम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल एंड यू आर इंटरव्यूइंग अनंत, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू? नारायण डोसा क्यों पसंद है? आई लव इट यार। अभी मैंने क्या नारायण डोसा भी यहाँ पे हम लोग ने मंगाया है। नारायण डोसा मुंबई का मेरे को बहुत पसंद है भाई, एंड आई लव इट। इसका इमोशन भी जुड़ा हुआ है बिकॉज 2012 में ना हम लोग जब रुकते थे हॉस्टल में, हम लोग पटेल हॉस्टल में रुका करते थे, हमारे सामने हुआ करता था नारायण डोसा। अभी लोकेशन चेंज हो गई है, उस समय हम लोग खाते थे और बहुत मज़ा आता था, हर संडे का फिक्स था। तो उस समय का प्यार है उसके लिए। मैसूर मसाला मेरा फेवरेट है। तो खा लेते फिर डोसा, अभी आ तो गया है तो बाद में खा लेंगे, बट थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच यार।